everyone, my name is Jyoti Yadav and I am a final year MBBS student. Okay, so in this video we are going to discuss about top 10 myths. Okay, जितने भी myths हैं जो कि MBBS लाइफ के बारे में, मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में या फिर इन जनरल डॉक्टर्स के बारे में सर्कुलेट होते हैं एंड वो खौफ फैला रहे होते हैं मेडिकल लाइफ के बारे में. So yes, I am going to discuss about the reality behind those myths. Okay, so let's get into this video. So myth number 1 is pursuing medical studies is a forever story. Okay, कि MBBS की पढ़ाई एक बार MBBS में घुस गए जिंदगी भर पढ़ना है. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. इनिशियल 4.5 साल आपकी पढ़ाई होती है जिसमें आपको एग्ज़ाम्स भी देने होते हैं एंड प्रॉपर क्लासेस लगती हैं, सब कुछ होता है जो कि एक कॉलेज में या स्कूल में होता है उस टाइप से ही. साथ के साथ क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगती हैं एंड आप हॉस्पिटल भी विजिट करते हो, पेशेंट्स भी देखते हो. ओके, आप सीख रहे होते हो. तो येस, 4.5 साल आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी होती है. बट आफ्टर 4.5 years ऑफ MBBS आपके नाम के आगे डॉक्टर लग चुका होता है. अब आप इंटर्नशिप करते हो एंड उसके बाद आप चाहो तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो या फिर आप चाहो तो किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं एंड 4.5 साल के बाद आपका सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बढ़ेगा. आपका जो एक्सपोजर है, जो आप पेशेंट्स देखते हो, आप अपनी क्लिनिकल स्किल्स को डेवलप करते हो. ओके, वहाँ पे आप सीखते हो, आप अपने सीनियर से सीखते हो, आपने फ्यूचर लगाना सीख लिया, आपने जो भी 4.5 साल में नॉलेज गेन की है अब उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हो एंड वो सब चीज़ें आप सीखते हो एंड उसी दौरान आप कुछ नई चीज़ें सीखते हो एंड जिसमें चीज़ में आपको डाउट होता है उसको जाके आप पढ़ाई कर लेते हो बुक से. तो बुक से पढ़ाई बहुत कम होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा होती है. सीनियर से सीखते हो, पेशेंट्स का एक्सपोजर होता है, डिजीज़ देखते हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, तो वो सब आप बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रैक्टिकली सीखते हो. ओके, अब अगर कोई नया इन्वेंशन हो जाता है, अगर कोई नई डिस्कवरी हो जाती है, कोई पहले ट्रीटमेंट्स थे जो दिए जाते थे एंड आज की डेट में उससे बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन आ गया है, तो उसके बारे में तो आपको खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा. तो यस, अगर आप खुद को अपडेट करने को बोलते हो कि ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी, आज कौन सी दवाई आ गई, आज कौन सा नया ट्रीटमेंट आ गया, तो देखो वो पढ़ाई मैं नहीं बोलूँगी कि वो पढ़ाई है, वो तो खुद को अपडेट करना है. आप किसी भी फील्ड में हो आपको विद टाइम खुद को अपडेट तो करना ही पड़ेगा. अब जैसे कोरोना आया, ठीक है, डॉक्टर्स का तो मेजर रोल था ही वहाँ पे, लेकिन देखो आप कंपनीज़ को देखो. अब कंपनीज़ में तो अलग अलग प्रोफेशन के लोग बैठे हैं लेकिन उन्होंने भी सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट किया, मास्क बनाना स्टार्ट किया, हुडीज़ बनाने लगे और टी शर्ट्स और टॉप्स बनाने लगे जिसके साथ मास्क बिल्ड था. तो वो भी तो खुद को अपडेट कर रहे हैं ना. जो डिमांड है या फिर जो भी चीज़ उस वक्त हो रही है ना उसके अकॉर्डिंग सबको खुद को अपडेट करना ही पड़ता है. पहले हम सब भी तो फेसबुक यूज़ करते थे और आज के टाइम पे फेसबुक कोई छू के देखना पसंद नहीं करता है, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं लोग. तो यही होता है खुद को अपडेट करना. एंड इसको मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़िंदगी भर पढ़ाई कर रहे हो. नो, आपकी बुकिश पढ़ाई या फिर एकदम पर्टिकुलर स्टूडेंट की जैसे कुछ घंटे डेडिकेट करके पढ़ाई जो करते हैं वो सिर्फ MBBS की ईयर्स में होती है. उसके बाद खुद को आप अपडेट करते जाते हो, वो आपकी लाइफ का एक रूटीन बन जाता है, आपको बिल्कुल हेक्टिक नहीं लगेगा. तो बिल्कुल मत घबराओ. ओके, नाउ मिथ नंबर 2, यू हैव टू बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. ओ माई गॉड, मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट होना पड़ता है. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट से चाहिए होता है तो फिर नीट एग्ज़ाम में अपीयर करने के लिए ही वो सिर्फ 65% नहीं मांगते आपके, 60 या 65% 12th के सब्जेक्ट्स में. ठीक है, वो लोग डिमांड करते हैं आपसे कि आप 10th में भी आपकी एकदम 100 होनी चाहिए, आपकी 12th में भी 90 to 100 होनी चाहिए, उसके बाद ही आप नीट में अपीयर करो. ऐसा कुछ नहीं है ना. मतलब एक एवरेज स्टूडेंट जो थोड़ा डेडिकेशन के साथ नीट एग्ज़ाम क्रैक कर पाए वो डॉक्टर बन सकता है. ओके, एंड MBBS में भी वही है, 50% कट ऑफ होती है, 50% आपकी पासिंग मार्क्स होते हैं. हर साल आपको सिर्फ 50% मार्क्स लाने हैं. आप नेक्स्ट ईयर में चले जाओगे, फाइनल ईयर तक एकदम 50% ला के आप पास हो सकते हो. तो कहाँ से ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए? अगर ब्रिलियंट स्टूडेंट चाहिए तो हर लेवल पे, हर पड़ाव पे, बीट 10th की मार्क्स, भी 12th के मार्क्स, या फिर नीट में तो कंपटीशन आई एग्री बढ़ चुका है, लेकिन 12th तक का वो कुछ ऐसा नहीं मांगते ना. मतलब आप अगर एवरेज भी हो 12th तक, उसके बाद भी आप में थोड़ा सा भी अगर डेडिकेशन है, आप थोड़ा सा भी पैशनेट हो MBBS के लिए, तो बस नीट क्रैक कर लो एंड उसके बाद सब कुछ एवरेज ही चलता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रिलियंट स्टूडेंट ही चाहिए, थोड़ा डेडिकेशन चाहिए और कुछ नहीं. ठीक है, थोड़ा हार्डवर्क चाहिए. IQ उतना ज़्यादा ना भी हो लेकिन एक पैशन होना चाहिए कि आप उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो. मिथ नंबर 3, MBBS इज़ ओनली फॉर द रिच किड्स. ओ माई गॉड, ये देखो सही नहीं है. MBBS इज़ नॉट जस्ट फॉर द रिच किड्स. ऐसा हो सकता है कि रिच किड्स के लिए इट इज़
कंपैरेटिवली वेरी इजी टू गेट इनटू एमबीबीएस, राइट। उनको कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं। नीट एग्जाम में उनको जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, 720 में से 100-150 के बीच में कहीं लेके आने हैं, एंड उसके बाद वो आराम से किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एंटर कर सकते हैं एंड वो एमबीबीएस कंप्लीट करके एक डॉक्टर बन सकते हैं जिसकी फीस करोड़्स में होगी। ओके, ये भी चीज़ याद रखना। तो उनके लिए थोड़ा सा आसान है डॉक्टर बनना, लेकिन हम जो लोग हैं हमारे लिए ऐसा होता है कि हम और आप जितने भी हम मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं या फिर जिनके पास करोड़्स ऑफ पैसे नहीं है एक डिग्री के लिए, वो लोग बस एक नीट एग्ज़ाम क्रैक करो एंड उसके बाद ऑलमोस्ट ना के बराबर पैसों में, ठीक है। कॉलेज टू कॉलेज वेरी करती है फीस, कुछ कॉलेजेस में 0 भी होती है, कुछ कॉलेजेस में कुछ हज़ार होती है 5 साल की, कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे फीस कुछ लाख पड़ेगी आपको टोटल 5 साल की, ठीक है। तो बहुत ही मिनिमल फीस होती है, बट वो भी टेंशन मत लो, अगर आप वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो ना तो उसके लिए भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको क्या करना है, नीट एग्ज़ाम क्रैक करना है। यार नीट एग्ज़ाम की वैल्यू समझ रहे हो आप, मतलब जो डिग्री, जो एडमिशन आपको 1-2 करोड़ में मिल रहा है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम क्रैक करके मिल रहा है। मतलब आपकी कुछ दिन की मेहनत या फिर कुछ महीनों की मेहनत आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए जो है वो आपको दिला देगी। तो यार पढ़ाई करो, इतने ज़्यादा पैसे आप पे सरकार लगाएगी आपको डॉक्टर बनाने के लिए, एंड उसके लिए तो यार नीट क्रैक करना तो बनता है, ठीक है। नाउ मिथ नंबर 4, टफ एग्जामिनेशन। आई एग्री, जितने भी बाकी कोर्सेज हैं, जैसे मुझे ज़्यादा कोर्सेज का नहीं पता है, मैं बीएससी की बात करूँगी। ओके, तो बीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सेमेस्टर वाइज होते हैं जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे 6 महीने में एक बार एग्ज़ाम होता है उनका मेन, एंड वो नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच जाते हैं। अब टोटल जो होते हैं उनके 3 साल होती हैं, तो 6 सेमेस्टर होते हैं। अब उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो इतने आसान होते हैं कि मेरे खुद के फ्रेंड्स जो हैं वो 2-4 दिन पढ़ के एंड एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेते हैं। प्रैक्टिकल भी कुछ खास ऐसे होता नहीं है कि उनको डरना पड़े या बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करना पड़े। लेकिन इन माय केस हर 2 महीने में तो कोई ना कोई एग्ज़ाम होता ही रहता है, ठीक है। कभी इंटरनल्स होते रहते हैं एंड उसके बाद 1 साल के बाद फाइनल एग्ज़ाम तो होता ही है, जो कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होता है, जो कि हमें दूसरे किसी कॉलेज में जाके दे के आना पड़ता है, एंड उसके बाद उसका रिजल्ट का वेट करो। प्रैक्टिकल्स भी देते हैं हम हॉस्पिटल में, पेशेंट एक्सटर्नल के सामने पेशेंट के ऊपर हमें काफ़ी चीज़ें करके दिखानी होती हैं। माई एग्ज़ाम्स आर रियली टफ, मतलब जो ना पढ़ने वाले बच्चे भी है ना, सबको डर लगा रहता है एग्ज़ाम से पहले, और सब लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। मतलब एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले का जो माहौल होता है ना वो तो देखने लायक होता है। सब लोग पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो कितना ही ना पढ़ने वाला बच्चा हो, वो भी बहुत सीरियस होकर एग्ज़ाम्स देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स आर रियली टफ। अब इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। देखो, आप जब डॉक्टर बन जाओगे ना तो उसके बाद आपको ज़िंदा इंसानों से, आपको ह्यूमन लाइफ के साथ डील करना है यार। अगर आपसे कोई गलती होगी, अगर आपको एकदम नॉर्मल रूटीन चीज़ें भी नहीं पता है, तो उसके बाद आप उसकी जान तक ले सकते हो। तो इसलिए एग्ज़ाम्स का टफ होना तो बनता है, एंड आई कम्प्लीटली एग्री। एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज, एग्ज़ाम्स थोड़े टफ होते हैं, एंड उसका रीज़न भी मैंने बता दिया। इवन कोविड में भी ना सबके ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे, बट मेरा फर्स्ट ईयर ना खिंचता स्ट्रेच होता होता 2 साल का हो गया 1 साल के बजाय, क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम्स थे वो ऑफलाइन ही हुए, क्योंकि एमबीबीएस इज़ नॉट अ कोर्स जिसमें आपको ऑनलाइन नेक्स्ट में प्रमोट कर दिया जाए। नो, आप ह्यूमन लाइफ के साथ डील करोगे, सो येस थोड़ा टफ होता है यहाँ पे एग्ज़ाम। उसके बाद है मिथ नंबर 5, टेक अ ड्रॉप फॉर अ ईयर और सो। देखो, नीट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ड्रॉप लेना इज़ नॉट ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। वो मेरे जैसे लोगों से होता है जहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस है, जहाँ पे हमें पहले से पता नहीं होता है हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज जिसको पता है कि 10th के बाद मैंने बायो क्यों लिया है, क्योंकि मुझे नीट देना है, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है, वो इंसान 11th से ही अगर अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, 11th एंड 12th 2 साल आर मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक नीट। ओके, आपके पास 2 साल रहते हैं, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर सकते हो एंड आराम से एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हो। अब मेरे जैसे लोग जो 12th के बाद जागते हैं कि हाँ ठीक है नीट भी कुछ होता है, चलो देते हैं, तब हमें 1 साल या उससे ज़्यादा लग जाती है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है, और 1 साल में वो 2 साल का सिलेबस अब आपको पढ़ना है, क्योंकि पहले जो पढ़ा था वो तो हमने सिर्फ बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ा था ना, और 11th तो हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ी थी, क्योंकि उसमें तो बोर्ड्स भी नहीं होते हैं। तो अब 1 साल में 2 साल का सिलेबस भी पढ़ना है, एग्ज़ाम भी देना है, 1 साल वेस्ट होने का स्ट्रेस भी है, तो थोड़ा टफ पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको थोड़ी भी अवेयरनेस है, आपको पहले से पता है आपको क्या करना है,
तो आप आराम से 11th से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। 12th के साथ मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो नीट क्रैक करने की वो कैपेसिटी रखते हैं। इवन आप उठा के देख लो पिछले सालों का रिकॉर्ड, टॉपर्स जो होते हैं ना वो आपको विद 12th वाले ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है, कंपैरेटिवली ज़्यादा 12th वाले ही मिलेंगे। बिना किसी स्ट्रेस के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, ना उनकी कोई साल ख़राब हो रही है, उन्होंने आराम से 11th अच्छे से पढ़ी है, 12th अच्छे से पढ़ी है, फिर वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो टॉपर्स भी वहीं से निकलते हैं। नाउ कमिंग टू मिथ नंबर 6, ज़ीरो सोशल लाइफ। ओ माई गॉड, 4.5 साल आप कॉलेज में रह रहे हो, अपने 100 बैचमेट्स के साथ रह रहे हो। मतलब देखो, किसी किसी कॉलेज में 50 का बैच होता है, किसी में 100 का होता है, किसी में 150 का होता है, एंड कुछ कॉलेजेस में 200 का बैच भी होता है। इतने सारे लोगों के साथ रह रहे हो, आप रूममेट्स के साथ अपना रूम शेयर करते हो, तो सोशल लाइफ ज़ीरो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। आप कितने भी इंट्रोवर्ट हो, आप 1 या 2 या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने फ्रेंड्स बनाना चाहते हो, तो उतने फ्रेंड्स आप बना लेते हो एंड आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसी रखना चाहते हो, जितनी रखना चाहते हो उतनी रख सकते हो। 4.5 साल की तो बात ये है, कॉलेज लाइफ है। उसके बाद यार आप कैसे बोल सकते हो कि एक डॉक्टर की जो है सोशल लाइफ वो ज़ीरो होती है? उसका तो काम ही है हर दिन पेशेंट्स देखना। मतलब इंडिया में तो इतनी ओपीडीज़ में इतनी भीड़ होती है, आप हर दिन 50 से 100 कम से कम पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे, बात करोगे, एंड ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ व्हाट वी कॉल सोशल लाइफ, राइट? तो वो ज़ीरो सोशल लाइफ थी, तो सबसे बड़ा मिथ हो गया। एंड उसके बाद आते हैं मिथ नंबर 7, मैथ्स लवर्स कैन नेवर बी अ डॉक्टर। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी रूममेट का मैं आपको बताती हूँ, उनको मैथ्स ज़्यादा पसंद है, ओके। उनकी फ़िज़िक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो काफ़ी टॉपर टाइप की स्टूडेंट हैं, तो उनको मैथ इतनी पसंद थी, बट वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी। मैथ उनको सॉल्व करके बहुत मज़े आते थे, फिजिक्स करके बहुत मज़े आते थे, बट उनका पैशन डॉक्टर बनना था। एंड एक लाइव एग्जांपल है आपके सामने, शी इज़ ऑलरेडी इन MBBS कॉलेज, ओके। सो ये तो एकदम ही मिथ हो गया कि MBBS नहीं कर सकते मैथ लवर। नो, नॉट ट्रू। नाउ मिथ नंबर 8, स्टडिंग अ लॉट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इस मिथ के बारे में, लाइफ आफ्टर नीट, ओके, MBBS लाइफ, वो वीडियो बनाइए पूरा, वो देख लेना, पता चल जाएगा कितना पढ़ना पड़ता है। मिथ नंबर 9, नो गुड स्पेशलाइजेशन, व्हाट आ वेस्ट। ओ माय गॉड, ऐसा तो कैसे हो सकता है यार? सब डॉक्टर्स जो होते हैं ना PG करते हैं, PG जब करते हैं वो किसी भी एक स्पेशलाइजेशन के अंदर विथ प्रैक्टिस वो उसमें एकदम बढ़िया बन जाते हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड ये मिथ लिखा भी क्यों है यहाँ पे। उसके बाद आता है मिथ नंबर 10, एन ईजी वे टू बिकम रिच। ईजी तो नहीं है, इतना लंबा कोर्स, उसके बाद आप एकदम एक एवरेज सैलरी से ही स्टार्ट करते हो, विद टाइम ग्रेजुअली एक्सपीरियंस गेन करते हुए साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती है, एंड एक टाइम बाद आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आप बहुत अच्छा पैसा भी कमाने लग जाते हो। लेकिन इजी वे नहीं है ये बिल्कुल भी। आपने इतने साल पढ़ाई को दिए हैं, इतने साल आपने प्रैक्टिस करा है, तब जाके वो पैसा मिला है। फिर पता है, सच बता रही हूँ, पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, ओके। यहाँ पे ना आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है, वो ऑनर मिलता है, वो लोग ना आपको सच में आके बोलते हैं कि आपने मतलब जान बचा लिया, आप तो भगवान हो। क्योंकि ये खुद हमारे टीचर्स हमें बता रहे जो खुद डॉक्टर्स हैं, तो वो तो बहुत मिलता है यहाँ पे, रिस्पेक्ट आपको, ऑनर आपको बहुत मिलता है, लोग आपको भगवान का दर्जा सच में देते हैं। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ। आई एम नॉट येट अ डॉक्टर, ओके, आई एम इन माई फाइनल ईयर, लेकिन वो चीज़ फील होती है जब मैं वाइट कोट पहन के हॉस्पिटल में होती हूँ ना, तो पेशेंट्स लिटरली मतलब आपको उतना रिस्पेक्ट देते हैं। आप बिना कोट के खड़े होगे ना, कोई आपको पूछेगा भी नहीं, बट आप कोट पहन के खड़े हो ना, वो आपको बहुत ही रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखते हैं। आज की दुनिया में जब कोई ऐसे टच कर देना तो भी सीन क्रिएट हो जाएगा, ओके। लोग उतना भी अलाउ नहीं करते हैं इजीली कि टच कर दिया, गलती से कर दिया, वो भी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। एंड वो लोग आज की दुनिया में एक डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट करते हैं, एक डॉक्टर के सामने आप जो उनको जितना एक्सपोज करने के लिए बोलोगे वो उतना करेंगे, क्योंकि वो ट्रस्ट है, वो बॉन्ड है, वो रिस्पेक्ट है यहाँ पे कि हम उन्हें ठीक करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और वो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि वो अपनी हर पर्सनल से पर्सनल बातें हमारे साथ शेयर करते हैं, एंड वो कॉन्फिडेंशियल होती है। डेफिनेटली हम उसको किसी और तीसरे इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकते, दैट इज़ ट्रू। तो इतनी रिस्पेक्ट वो हमें देते हैं, और अपनी ऐसी चीज़ें बताना, अपनी बॉडी को पूरा जहाँ तक एक्सपोज करना जो कि किसी को भी किसी के सामने नहीं कर सकता है कोई इंसान,
तो इतना वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो ज़्यादा बड़ी बात है, राइट। और देखो, हम किसी ऐसे वैसे इंसान से कभी इंजेक्शन भी नहीं लगवाएंगे। और मैं शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थी एंड मैं सिर्फ सीखने जाती थी कि इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, ब्लड सैंपल कैसे लेते हैं, तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल जाती थी। और पेशेंट जो थे ना, वो जस्ट बिकॉज मैं वाइट कोट पहनी हूँ एंड उनको नहीं पता है कि मुझे अब ये चीज़ें नहीं आती हैं, वो बोलते थे मैम प्लीज़ हमारा सैंपल ले लो। मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। अगर वही कोट मैंने नहीं पहना होता और मैं बोलती ना कि मैं ट्रेंड हूँ, लाओ मैं निकाल देती हूँ, तो भी वो मुझे टच नहीं करने देते खुद को। तो यस, वो इतना ट्रस्ट करते हैं, वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं एंड हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम उनका ट्रस्ट जो है वो मेंटेन करके रखें एंड जितना बेस्ट हम अपना दे सकते हैं उतना दे। आपको पता चल रहा होगा मेरा गला ख़त्म हो गया है इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद, क्योंकि इससे पहले मैंने ये सेम चीज़ बोली थी और उसमें बहुत शोर आ गया था, इसमें भी आ रहा होगा, इसलिए दोबारा बोलनी पड़ी है। थोड़ा गला जो है एकदम ही ख़त्म हो चुका है एंड तक वीडियो के। सो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, जो भी लोग नीट देने वाले हैं अच्छे से देना एंड बिल्कुल नर्वस मत हो, आप अच्छे से निकाल लोगे।